ओके जी, तो मैंने आप लोगों को कल एक सवाल दिया था, हो गया वो ये वाला, जिसमें आपने डिस्क्लोजर बनाना था, एडिशनल डिस्क्लोजर जो कि रिलेट करता था ऑल टुगेदर फिक्स एसेट से, पीपी से। प्रेजेंटेशन में मसला हुआ, अभी देख लेते हैं, आ जाओ जी, रीड करते हैं और फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं, आ जाओ। अच्छा भाई, इस सवाल में सबसे पहले वो कह रहा है Zenum Limited needs to ensure compliance with the regulatory framework concerning its immovable fixed assets, addressing the following points. फोकस होके देखिएगा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कंपनीज फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग्स इंक्लूड वन इन कराची, फिर बोल रहे लाहौर, सही है जी, और फिर बोल रहे लीज होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग इस्लामाबाद में और एक मुल्तान में, सही है, जिसकी लीज टर्म्स ये दी हुई हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो आपने ये बताना है ना कि वो लोकेटेड कहाँ है। पहली चीज़ आपको मैंने बताया था वो लोकेटेड कहाँ पे है और उसका एरिया कितना है। एग्रीड? ऐसा है? जल्दी बताओ। तो हमने सबसे पहले ये लिखना है कि कंपनीज फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग ऑन फ्री होल्ड लैंड कॉन्स्टिट्यूट द फॉलोइंग। कॉन्स्टिट्यूट द फॉलोइंग, ये बताओ कि ये इंफॉर्मेशन देने लगा हूं मैं। आए जी देखते हैं, ये देखें, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग्स ऑन द ओन लैंड ऑफ द कंपनी आर एस फॉलोज, या कॉन्स्टिट्यूट फॉलोइंग जो भी लिख सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कराची प्रॉपर्टी लैंड ऑफ 1200 स्क्वायर मीटर्स एंड बिल्डिंग 800 स्क्वायर मीटर। क्या हमने ये अपने दिमाग से लिखा या कॉपी पेस्ट किया है? कॉपी पेस्ट किया है ना। ये रहा, देखो यहां से 1200 स्क्वायर मीटर एंड 800 स्क्वायर मीटर ये बिल्डिंग है, ये रहा, सिंपल। आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है। और एक और चीज़ मैंने आपको कल सिखाया था कि जब आप पीपी का नोड बनाएंगे तो पीपी के नोड के अंदर फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड को अलग अलग रखेंगे। याद आ रहा है? याद आ रहा है कि फ्री होल्ड और लीज होल्ड को हम अलग अलग रखेंगे, अलग अलग। तो उसी की तो इंफॉर्मेशन नीचे दे रहा हूं कि ऊपर जो आप फ्री होल्ड लैंड और बिल्डिंग देख रहे हैं वो यहां पे इतने स्क्वायर फीट पे। यस, बिल्कुल ऐसे ही सारा कॉपी पेस्ट। और मुझे खुद बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के फ्री के नंबर हैं यार, फ्री के नंबर हैं। मतलब इफ यू हैव एन आइडिया ऑफ हाउ टू ड्राफ्ट इट, क्लैरिटी है, फ्री के नंबर हैं। चलें आगे। तो अगेन नोट बनाया पीपी का, ऊपर जो नॉर्मल पीपी का नोट होता है उसकी आप सब इंफॉर्मेशन दे रहे हो, दैट्स इट। कि आप जो बता रहे हो कि मैंने ऊपर जो फ्री होल्ड लैंड और बिल्डिंग को अलग किया हुआ है, वो फ्री होल्ड लैंड और बिल्डिंग इस शहर में है, इतने एकड़ पे या इतने स्क्वायर फीट पे मुश्तमिल है। ये सही किया था? ओके गुड। फिर हमने कहा लीज होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, लीज होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ द कंपनी आर एस फॉलोज। वैसी ही इंफॉर्मेशन आपने लीज होल्ड की बता दी, और बता दिया सिर्फ कि ये इतने सालों की लीज पे। यहां तक क्लैरिटी है? फिर आगे, फिर आगे ये वाला तो हो गया सीधा सीधा हिसाब किताब। इसके बाद वो कह रहा है कराची प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन। अब वो बोल रहा है कि सही, आपने पहले शहर तो बता दिया, अब बताओ कि सिचुएटेड कहाँ है। ये रहा, कराची प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन साइड एरिया फॉर प्लांट साइड कवरिंग 0.4935 एकर्स। फिर ऊपर बता रहा, ऊपर की जो लाहौर की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, वो इंडस्ट्रियल एरिया में है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, जिसका एकड़ ये है। फिर इस्लामाबाद वाली बताई हुई है इसने, सही है, जो कोरंगी में है, और मुल्तान की बताई हुई है। ऊपर भी 4 प्रॉपर्टी है, नीचे भी 4 प्रॉपर्टी है। अब खाली आपने उसका लोकेशन और पर्पस बताना है। हम यहाँ पर आए, हमने बोला ये देखें, particulars of the company's immovable fixed assets including location and area of land। तो हमने कहा भाई 1, 2, 3 और 4। फिर हमने बता दिया इसका यूजेज क्या क्या है, और फिर हमने इसके यूजेज के बाद हमने बता दिया ये कितने एकर्स पे मुश्तमिल है। यहां तक कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों? जल्दी बताओ। और मुझे मतलब एक दो बच्चों ने भेजा भी था, वो करके उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट बनाया था। कौन था वो? जल्दी बताओ, किसी ने मुझे भेजा था और वो बिल्कुल सही बनाया था। फिजा, आई थिंक आपने ही भेजा था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल सही था वो, बिल्कुल सही था वो, ऐसे ही बनाया हुआ था आपने। अच्छा आगे, क्या इसमें मुझे बताओ कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके पैसों से, मतलब कंपनी के पैसों से खरीदी गई हो और वो आपके पोजेशन में या नाम पे नहीं हो? ऐसी कोई है इसमें? एडिशनली दैट आई नीड टू डिस्क्लोज,
जल्दी बताओ, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है इसमें जो हमने कल कवर किया था? सब बिल्कुल है। ये देखें 15 एकड़ लैंड, यहां पर देखा 15 एकड़ लैंड वॉज एक्वायर्ड बाय द कंपनी इन जनवरी ऑफ लास्ट ईयर 1 million through a government auction. The auction was contested in Supreme Court of Pakistan and the legal proceedings are still pending. यार यही तो उठा के आपने कॉपी पेस्ट करना है, यही तो उठा के आप कॉपी पेस्ट करेंगे। आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पे देखें ना, कंपनी मेड अ पेमेंट ऑफ 1 million यानी 100,000 in January last year for the acquisition of a land through a government auction. However, the auction was later contested in the Supreme Court of Pakistan and the legal proceedings are still pending. आपने बता दिया कि यार आपके पास ये नाम पे नहीं है, आपके नाम पे नहीं आई है क्योंकि वो ऑक्शन ही चैलेंज हो चुका है। क्लैरिटी है? ओके, अब सर क्या डिस्पोजल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है इसमें? मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि जितने भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है वो सब करा दूं आपको, हाथ साइड करने के लिए। चलें, अब हमने कहा कि कंपनी सोल्ड एसेट्स विद एन एग्रीगेट बुक वैल्यू। पहले बताओ क्या ये वाली कंडीशन पूरी हो गई कि एग्रीगेट 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 5 मिलियन से ऊपर है? बुक वैल्यू ऐसा है जी। चलें, अब मुझे आप लोग बताएंगे बगैर देखे हुए यहां पे अभी अलग अलग इंफॉर्मेशन कब दूंगा, जब किसी स्पेसिफिक एसेट की सेल कितनी बुक वैल्यू से ऊपर हो। लिख के बताओ, लिख के बताओ। 5 लाख से ऊपर। तो क्या ऐसे कोई एसेट्स हैं तुम्हारे पास? जल्दी बताओ, ऐसे कोई एसेट्स हैं तुम्हारे पास? यस, आए देखते हैं। अच्छा, टोटल प्रोसीड्स देखो 5.5 मिलियन की है। आगे देखते हैं, वो वैल्यू है प्रॉपर्टी सोल्ड टू मिस्टर कबीर फॉर 3 मिलियन हैविंग अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 5 मिलियन एंड अ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 2980। क्या हम ये प्रॉपर्टी का पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेट्स का पर्टिकुलर अलग से बताएंगे? क्लास ऑफ एसेट का पर्टिकुलर अलग से बताएंगे? यस, टाइप ऑफ एसेट। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि इसकी बुक वैल्यू कितनी है। कॉस्ट भी बताता हूं मैं, कॉस्ट कितनी बताई है इसने? 5 मिलियन। बुक वैल्यू कितनी थी इसकी? 2.98 मिलियन। कैश प्रोसीड्स कितनी आई हैं भाई? 3 मिलियन। गेन कितने का है? गेन बताते हो बच्चों? गेन 20,000 का। सही है जी, ये आ गया। अच्छा भाई, ये हिसाब किताब हो गया। फिर एहसान को बेची है, 2.1 मिलियन की प्रोसीड्स हैं। कॉस्ट ये आ रही है आपके पास, बुक वैल्यू आ रही है ये भी एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है। नेम ऑफ पर्सन भी आ जाएगा यहाँ पे हमारे शंटू आ गए, कबीर, और ये आ गए हमारे भाई एहसान। अच्छा भाई, फिर आपने इसको क्या बेचा है? प्रॉपर्टी हैविंग कॉस्ट ऑफ रुपीज़, ये प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी बेची है। ओके जी, इसकी बुक वैल्यू कितनी, कॉस्ट कितनी आ रही है भाई? 3 मिलियन। बुक वैल्यू आप बता रहे हैं मुझे इसकी आ रही है 2 मिलियन। कैश प्रोसीड्स आ रही हैं आपके पास 2.1 मिलियन और 0.1 मिलियन। ऐसा है? हाँ हाँ, कभी जानी। क्लैरिटी है बच्चों? अच्छा, इसके ऊपर मैंने अभी तो खैर इनफॉर्मली बना रहा हूँ, इसके ऊपर हेडिंग आती है एसेट्स हैविंग बुक वैल्यू ग्रेटर देन 500,000। याद आ रहा है? ये रही, ये बनाया हुआ अभी तुम लोगों के लिए मैंने, बुक वैल्यू ग्रेटर देन 500,000। आ रहा है ना ये? अच्छा, इसके अलावा जो बचे, क्या मैं सबको एक साथ डाल दूंगा? बुक वैल्यू लेस देन 500,000, बाकी का एक साथ। और देखो वो यहां से कैसे एविडेंट है, द रिमेनिंग सेल्स। तो आपने रिमेनिंग सेल्स कैसे निकाली? प्लीज मुझे कंफर्म करते हो, रिमेनिंग सेल्स कैसे निकाली तुमने? हमने क्या किया, 5.5 मिलियन में से लेस कर दिया कबीर वाली सेल्स और एहसान वाली सेल्स। तो कबीर वाली सेल्स थी आपकी 5 मिलियन की, ये थी 3 मिलियन की, तो ये कितना बच गया? 0.5 मिलियन। 0.5 मिलियन बच गया। तो आपने यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है कि सेल्स प्रोसीड्स
बुक वैल्यू, ऐसा है भाई। अच्छा प्रोसीड्स में हमने यहाँ पे 2.1 डालना है, ये गलती कर दी। प्रोसीड्स में ये है ना, बल्कि हम क्या बुक वैल्यू देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बुक वैल्यू फॉर रुपीस, ये है ना 5.5 मिलियन। प्रोसीड्स बताओ मुझे, प्रोसीड्स आ रही हैं 3 मिलियन की और ये आ रही है 2.1 मिलियन की। अब बताओ कितना है, 0.4 हो गया ना, ये तो प्रोसीड्स है ना, ये रही 4 लाख रुपए। पहले बताओ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट समझ आती है, थोड़ा हार्ड साइड होता है कि भाई कैसे करना है, कैसे हो सकता है, जल्दी बताओ। सिंप्लिसिटी है, सिर्फ आपने दिमाग चलाने की कैसे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके। नहीं, आप ये तसव्वुर करें कि आप अगर कंपनी में, आप समझे इंडस्ट्री में आर्टिकल्स कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री चले गए, तो इंडस्ट्री जाने के बाद आपको ये बात समझ आएगी कि सही है यार, मैं इंडस्ट्री में तो चला गया हूँ, पर अब मैं एज अ एंटिटी काम करूँगा, एज अ मैनेजमेंट काम करूँगा। मैनेजमेंट ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ही तो बनाती है, निकाल निकाल के, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको इसी में से अलग करेगी। आप भी वैसे ही कर रहे हैं। क्लैरिटी है बच्चों? चलें जी, अगला हम आते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस पे। यस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस पे आगे आ जाओ। हमने कहा सर ज़रा देखते हैं ये कैसे नोट बनेगा। अच्छा पहले तो आप ये बताएं कि आप लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस किस किस को दे सकते हैं, जल्दी बताओ। क्या आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं? हाँ जी, एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा भाई, डायरेक्टर्स को दे सकते हैं, डायरेक्टर्स को, और सर रिलेटेड पार्टीज को। यहां पे एक और चीज लिख रहा हूं, एग्जीक्यूटिव्स। अभी एक एक करके बताता हूं। मैं कंपनीज एक्ट में गया, मैंने कहा कि यार ये एग्जीक्यूटिव कौन है। ये वो बंदा है जिसकी एनुअल सैलरी 1.2 मिलियन से ज़्यादा हो। अच्छा एनुअल भी बेसिक सैलरी, एनुअल बेसिक सैलरी 1.2 मिलियन से ज़्यादा हो, 1.2 मिलियन से ऊपर हो, यानी 12 लाख रुपए से ज़्यादा हो। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये अगर हिसाब किताब है, कि एनुअल सैलरी उसकी 1.2 मिलियन से ज़्यादा हो, तो हम उसको एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में लाते हैं, कि कंपनी का एग्जीक्यूटिव कहलाएगा। ये डेफिनेशन किसने बताई है? IFRS ने। ये डेफिनेशन किसने बताई है? कंपनीज एक्ट ने। अच्छा अब अगर आप IFRS की बात करें ना, तो IFRS तो कहता है कि भाई आप सिर्फ रिलेटेड पार्टी का जो डिस्क्लोजर है वो सेपरेट दें, अलग से बताएं। पर यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ, कंपनीज एक्ट आपको क्या कह रहा है? डायरेक्टर्स के लिए अलग बताओ। अच्छा क्या डायरेक्टर्स कंपनी की RP होते हैं? डायरेक्टर वैसे भी कंपनी के रिलेटेड पार्टी होते हैं, ऐसा है? डायरेक्टर्स कंपनी के की मैनेजमेंट पर्सनल होते हैं ना, तो डायरेक्टर्स तो कंपनी के ऑलरेडी रिलेटेड पार्टी होते हैं, वो तो है ही हैं, उस पर तो कोई दो राय नहीं है। फिर वो बोलता है कि अगर कोई सब्सिडरी है, कोई एसोसिएट है, वो भी अलग से लाओ। और फिर बोल रहा है अगर कोई एग्जीक्यूटिव्स हैं उसको भी अलग से बताओ। और एग्जीक्यूटिव्स को पहचानने का तरीका क्या है, उसकी सैलरी क्या होगी, जल्दी बताओ। 1.2 मिलियन से ज़्यादा होगी, ऐसा ही है, एनुअल सैलरी। चलें, है एक तसव्वुर के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। वो कहता है कि एम्प्लॉयज़ को आपने लोन दिया हुआ है 1.2 मिलियन का, डायरेक्टर्स को आपने दिया हुआ है 2.5 मिलियन का, रिलेटेड पार्टी अभी मैं कह रहा हूँ नहीं है, और एग्जीक्यूटिव्स को आपने दिया हुआ है 4.5 मिलियन का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, मैं फिर बता रहा हूँ। अच्छा भाई अब इन सबको सम करो, कितना आता है मेरे बच्चों, जल्दी से इन सबको सम करो,
कितना आता है ये आप लोगों ने बताना है, आप लोगों को से बनवाऊंगा मैं ये जल्दी। इन सब का सम कितना आता है? 8.2। अच्छा ये डिस्क्लोजर ये बता रहा है, ये डिस्क्लोजर ये बता रहा है कि इस कंपनी को इन इन लोगों से इस साल के आखिर में इतने पैसे रिकवर करने, ये क्लोजिंग बैलेंस है, इस बात को मानते हैं? ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। सही हो गया जी, ये क्लोजिंग बैलेंस है। अच्छा ओके, फिर वो कहता है इसमें से लेस करें करंट पोर्शन। करंट पोर्शन मतलब वो जो कि अगले साल रिसीव हो जाएगा, अगले साल रिसीव हो जाएगा। मैं तसव्वुर के लिए कह रहा हूं कि वो हमने इन सब का माइनस किया तो कितना आता है बच्चों? तो कितना आता है? 1750 माइनस करूं तो कितना आता है? जल्दी से बताओ कितना आता है? यही है। अच्छा ये वाला जो बैलेंस है ना, ये वाला, ये उड़ के चला जाएगा करंट एसेट्स में, और ये वाला बैलेंस जो है आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स में। पर इन एनी केस मेरा टोटल रिसीवेबल फ्रॉम दीज इंडिविजुअल्स कितना है? लिख के बताओगे आप सब, लिख के बताओगे इन एनी केस मेरा टोटल रिसीवेबल कितना है? 8.2 मिलियन। वेरी गुड, ये बस याद रखना है अपने बातों को, ये बातों को याद रखना है। अच्छा अब कहानी यहां खत्म नहीं होती है, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। यहां पे आपको कंपनीज एक्ट ये कह रहा है, पहले तो ये बताओ, पहले तो ये बताओ कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को कितना लोन दिया हुआ लॉन्ग टर्म। हमने कहा सही है बता देते हैं। उसने बोला नहीं रुको, एग्जीक्यूटिव्स को अलग करना। मैंने कहा एग्जीक्यूटिव मेरे एम्प्लॉय नहीं होते। उसने बोला होते हैं, पर ये वो एम्प्लॉय होंगे जिसकी सैलरी 1.2 मिलियन से ऊपर होगी, उनके लोन्स को अलग कर लेना। मैंने कहा चलो अलग कर लेंगे। फिर डायरेक्टर का बोला अलग से बताना, और मैंने कहा फिर बोले रिलेटेड पार्टी का अलग बताना। क्या ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आगे। मैंने कहा फिर क्या करूं? उसमें टोटल रिसीवेबल में से करंट पोर्शन माइनस करना है, क्योंकि वो आईएफआरएस के हिसाब से करंट लायबिलिटी है, वो करंट एसेट है। तो हमने कहा करंट एसेट में ले जाएंगे, ये भी बात समझ आती है। आगे आ जाओ। फिर वो कहता है भाईजान आपने रिकंसिलिएशन बनानी है। मैंने कहा रिकंसिलिएशन बनानी है मतलब? उसने बोला अभी आपको बताते हैं। उसने बोला कि आप जो हैं डायरेक्टर्स, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ होगी, अगर आपने नहीं सीखी तो आप फिर मिस हो जाएंगे। ये हाईली लाइकली ये वाला डिस्क्लोजर आएगा इस बार। डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव्स, अदर्स। मैंने कहा अच्छा क्या करूं उसमें? इसने बोला कि भाई पहले तो आप ऐसे ब्रेक करो। मैंने कहा ये ऊपर लिखा हुआ तो है। उसने बोला नहीं, होशियारी नहीं, पहले बात समझनी है पूरी। उसने कहा सबसे पहले आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस एज ए जनवरी 2024 डालें। ऊपर कौन से बैलेंसेज हैं जल्दी बताते हो? ऊपर कौन से बैलेंसेज हैं जो अभी हमने लिखे हुए हैं? वो कौन से बैलेंसेज हैं? क्लोजिंग। ये क्या बोल रहा है? मूवमेंट बनाओ, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग की मूवमेंट बताओ, किसको कितने कितने पैसे दिए। शाबाश, जल्दी बताओ। आखिर में आके कम करके मुझे नहीं बेवकूफ़ बनाना, शुरू से बताओ क्या हुआ है इन लोगों के साथ। आगे सुने। अच्छा भाई, हमने बोला अगर मैं डिसबर्समेंट करूंगा तो क्या ये डायरेक्टर्स का लोन और इंक्रीज होगा? अगर मैं डिसबर्समेंट करता हूं, जल्दी बताओ। यस, और इंक्रीज हो जाएगा। मैंने कहा यार कंपनीज एक्ट ये बताओ कि करना क्या है। उसने बोला भाई डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव
और अदर्स की मूवमेंट बनानी है आपने, मूवमेंट बनानी है ओपनिंग से लेके क्लोजिंग की। अदर्स में 1000 एम्प्लॉय क्यों नहीं आ रहे, अदर्स में डाल देना, डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव का अलग से बताना है। एग्रीड, एग्रीड। चलें आगे आ जाएं। फिर हमने कहा इसमें से रीपेमेंट आप माइनस कर दें। मैंने कहा अच्छा रीपेमेंट माइनस कर दें, इससे क्या होगा? इसने बोला कि आपको कौन सा बैलेंस मिल जाएगा। फिर आपको कौन सा बैलेंस मिल जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ। रिलेटेड पार्टी का अलग होगा, रिलेटेड पार्टी का भी अलग होगा, सही है। क्लोजिंग। अच्छा अब मैं अगर ये करूं तुम लोगों की मोहब्बत में कि क्या मैं एम्प्लॉयज़ का क्लोजिंग 1.2 मिलियन लिख सकता हूं यहां पे? सही लिखा है। अच्छा डायरेक्टर्स का 2.5 मिलियन, और एग्जीक्यूटिव्स का 4.5 मिलियन। ऐसा ये क्लोजिंग है। अच्छा आपको सवाल में लिख के देगा, सवाल में लिख के देगा ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को इतने की रीपेमेंट्स हुई हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या लिख के देगा? ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को इतने की रीपेमेंट्स की गई हैं। तो हमने लेट से अज्यूम किया कि हमें जो रीपेमेंट मिली है यहाँ पे वो 8 लाख रुपए मिली है, यहाँ पे 1.7 मिलियन की मिली है, और यहाँ पे हमें 5 लाख रुपए की रीपेमेंट मिली है। ये इस साल हुआ होगा। अच्छा अब मुझे फिर क्या करेगा पता है? ये आपको ओपनिंग बैलेंस बता देगा कि सारी की सारी ओपनिंग बैलेंसेस कितने थे। तो जैसी पता इन्फॉर्मेशन तो देगा आपको। वो बोलेगा यार अगर ओपनिंग बैलेंस थे तो वो थे हमारे पास कोई यहाँ पे 9 लाख रुपए, एग्जीक्यूटिव के थे हमारे पास, ये 3 नहीं, ये हम करेंगे 18750, और यहाँ पे था 3 लाख रुपए। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये देखना है कि इस साल लोगों को लोन कितने का दिया गया, तो पहले आप मुझे बताते हैं रीपेमेंट माइनस करके ऊपर कितना आता है। रीपेमेंट अगर प्लस करूं मैं इसके अंदर, क्योंकि माइनस होकर आई हुई है ना, ऊपर जाते कितना आता है बैलेंस? सर आपने कहा ये आ गया 3.3 मिलियन, ऐसा ही है। तो आपको अगर मैं पूछूं कि इस साल डायरेक्टर्स को डिसबर्समेंट कितनी हुई है, इस साल डायरेक्टर्स को डिसबर्समेंट कितनी हुई है? 2.4 मिलियन की, ये हमने निकाल ली बैलेंसिंग फिगर। अच्छा वैसे तो एक्चुअल में डेटा आपके पास अवेलेबल होता है, बट अब एज फार एज डिस्क्लोजर इज कंसर्न तो आप यही जुगाड़ लगाओगे ना, यही करोगे। अच्छा फिर मुझे बताते हो अगर मैं 4.5 में 1.7 मिलियन ऐड कर दूं, 6.2 मिलियन, इनको लोन कितने का दिया गया है? 4325, शफक यही है? ओके ये आ गया 1.7 मिलियन, इनको कितने का लोन दिया गया है? 1.4 मिलियन। अच्छा अब ये मूवमेंट आपको क्या बता रही है कि साल के शुरू में इतने पैसे उनको दिए हुए थे और इतना लोन दिया, टोटल रिकवरी इतनी थी, इतनी रिकवरी हो गई, इतनी बच गई। क्या यही रिकवरी ऊपर से रेप्लिकेट हो रही है यहाँ से? मूवमेंट बना दी, रिकॉर्ड बना दी ओपनिंग से क्लोजिंग की। एग्रीड, एग्रीड। मतलब बात समझ आती है, ये बात क्लियर है, पक्की बात है। आगे सुनो, आगे सुनो। ये तो हमने प्रैक्टिकली करके तुम्हें दिखा दिया कि ये वो मांगता है इन्फॉर्मेशन, सही है जी। अच्छा वैसे अगर आईएफआरएस की अकाउंटिंग क्या होती है? लोन डेबिट कैश क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। रिकवरी होती है तो क्या एंट्री बनती है? सर कैश डेबिट लोन क्रेडिट, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, वो अकाउंटिंग हो चुकी है। यानी मैं आपसे पूछूं ये जो 2.4 मिलियन का मैंने डायरेक्टर को लोन दिया, इसकी एंट्री क्या बनी होगी? लोन टू डायरेक्टर डेबिट और कैश क्रेडिट, ऐसा ही हुआ होगा ना? लोन टू डायरेक्टर डेबिट और कैश क्रेडिट। और जो रीपेमेंट आई है उसकी एंट्री क्या बनी होगी?
कैश डेबिट, लोन टू डायरेक्टर क्रेडिट। क्लैरिटी है? तो वो पीछे एंट्री बनी हुई है, उसकी प्रेजेंटेशन ये है, उसकी प्रेजेंटेशन ये हो रही है ओपनिंग से क्लोजिंग तक की। मुदस्सिर, महा, सारे बच्चे, शफक, सारे बच्चे, फिजा, बात क्लियर है? जल्दी बता दो, सबको क्लियर है? ओके, वेरी गुड। चलें, ये भी बात समझ आती है। अब आगे वो कहता ये है, वेरी गुड वेरी गुड, आगे सुनो। वो कहता ये है कि जब तुमने ये सब बता दिया ना, तो नीचे लिख के ये दो, नीचे लिख के, इसके अभी मैं लिखना भी सिखाता हूँ, वो नीचे लिख के ये दो कि ये जो लोन दिए गए हैं इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। समझाता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। वो कहता है लिख के बताओ टर्म्स एंड कंडीशन क्या। मैंने कहा व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय टर्म्स एंड कंडीशन, बताओ कितने % इंटरेस्ट पे दिया गया है। दीज कैरी इंटरेस्ट ऑफ 5%, जो भी लिखा हुआ होगा सवाल से रेप्लीकेट हो जाएगा। दीज लोन्स कैरी इंटरेस्ट ऑफ 5% सिक्योर्ड अगेंस्ट, सिक्योर्ड अगेंस्ट, भाई सिक्योर्ड अगेंस्ट किसकी? अगर घर के लिए लोन दिए हुए उनके उनके घर के लिए दिए हुए, तो उनके घर के कागजात हमारे पास होंगे, उनके घर के कागजात हमारे पास होंगे। तो आप बोल देंगे सिक्योर्ड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, वो लिख देना, कॉपी कर देना। पहले बताओ, पहली बात समझ आती है मेरी कि टर्म्स एंड कंडीशन लिखने हैं, टर्म्स एंड कंडीशन लिखने हैं। वापस से हसन, वापस से बताता हूं। देखो, वो कह रहा है कि आप इस लोन के टर्म्स एंड कंडीशन भी बताएं कि किस टर्म्स के तहत दिया गया है। तो अगर ये लोन 5% का सूद कैरी करते हैं, तो क्या हम नीचे अंग्रेजी में लिख सकते हैं कि दीज लोन्स कैरी इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम, ऐसा ही है। एंड दीज लोन्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट, दीज लोन्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स एज दीज लोन्स आर गिवन फॉर द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी उनको हाउसिंग लोन्स दिए हुए। तो लिख दो ना, लिख दो यहां पे कि इसके तहत दिए हुए, कंपनी पॉलिसी के तहत दिए हुए। बात समझ आ रही है? वो फैक्ट बताना है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, टर्म्स क्या है लोन की। नहीं, इस मूवमेंट में इंटरेस्ट नहीं आता। रीजन है उजैफा, इस मूवमेंट में इसलिए इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि इंटरेस्ट तो अलग है ना, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है। हाँ जी, क्लैरिटी है बच्चों? ओके, अब आगे सुने, अब आगे सुने। अच्छा हुजैफा, आपका सवाल क्लियर हो गया जो आपने पूछा? जल्दी बताओ, ये वाली बात क्लियर हो गई? हाँ जी हुजैफा, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये सिर्फ प्रिंसिपल की बात हो रही है। अच्छा, अब आगे फिर वो कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, ये बड़ी ट्रिकी बात कहूँगा, तो फिर हम रीड करेंगे, क्योंकि मैं अगर अंग्रेजी रीड करा तो आप बोलते यार सर पता नहीं क्या करा रहे हैं, बोर हो जाते हैं। अभी हमने ना अप्लाई किया है इसको, आगे सुनो। इसके बाद वो कहता है इसी रिकॉन के नीचे आपने पहले टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लोन बता दिए। अब वो कह रहा है ये बताओ कि ये जो लोन्स दिए गए उसमें मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स बात कहने लगा हूँ। आप बताते हैं मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर। मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलता है वो, सुनो। आप मुझे बताएं, ये जो मैंने लोन डिसबर्स किए 2.4 मिलियन के, क्या मैंने एक साथ, सुनना रीपे के साथ नहीं, गलत गलत गलत, यही तो सिखाना है, यही तो सिखाना है, सुनो। यही सिखाना चाहता हूँ, पहले हम समझेंगे इसको, लॉजिकली समझेंगे, क्योंकि ये नहीं समझ आता फिर बच्चों को, प्रैक्टिकली भी नहीं आ रहा होता है। तो सुनो, ये जो मैंने तुम्हें लोन डिसबर्स दिखा रहा हूँ, लोन डिसबर्स, क्या ये किसी एक वक्त में किए होंगे या हर दिन पे हर बंदे को अलग अलग वक्त में? जल्दी बताओ। हाँ जी, अलग अलग वक्त में किए होंगे ना, अलग अलग वक्त में किए होंगे। फिर उसके अगले दिन किसी की रीपेमेंट आ गई होगी, फिर किसी को दिया होगा, उसके उसके अगले दिन किसी की रीपेमेंट आ गई होगी, फिर किसी को दिया होगा, उसके अगले दिन किसी की रीपेमेंट आ गई होगी। तो ये बैलेंस चेंज होता रहा होगा ओवरऑल लोन का। अभी आप तो 3.3 मिलियन तो देख रहे हो, पर क्या ऐसा हो सकता है कि 3.3 मिलियन मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग रही ना हो कभी? ये तो मैक्सिमम, मैं ये तो मैंने शेड्यूल बनाया ना कि ओपनिंग में लोन इतना दिया तो लोन इतना हो गया था। पर भाई ये रीपेमेंट भी तो आई होगी ना किसी वक्त में, तो हो सकता है उस वक्त जब रीपेमेंट आई हो तो ये लोन कभी 3.3 मिलियन पे गया ही नहीं होगा। मैक्सिमम कह रहा हूं, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस। पहले बताओ, दोनों में फर्क समझ आता है? दोनों में फर्क समझ आता है? यहां पे करके भी देख लेते हैं, यहां पे करके भी देख लेते हैं, इधर देखना। मैंने कहा 9 लाख रुपए था ओपनिंग, ओपनिंग, सही है, प्लीज सुनिएगा।
9 लाख रुपए था ओपनिंग। आपने, ये मैं जनवरी के महीने की बात करता हूँ, आपने जनवरी के महीने में डिसबर्समेंट की और टोटल डिसबर्समेंट आपकी आ रही है 2.4 की ना, आपने 5 लाख रुपए की डिसबर्समेंट की। सही जी, ये कितना हो गया? 1.4 मिलियन। अच्छा, इस महीने भी तो किसी की रिकवरी आ सकती है ना, इस महीने भी तो किसी की रिकवरी आ सकती है ना। अब हमने कहा 2 लाख रुपए की रिकवरी आ गई, या हम कहते हैं 80,000 रुपए की रिकवरी आ गई, तो ये बैलेंस कितना हो गया? ये बैलेंस कितना हो गया सर? आपने कहा ये हो गया 1320,000, ऐसा ही है। अच्छा, ये मेरा है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये बात समझ आ रही है? ये मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। आपने ये देखना है, आपने ये देखना है किसी भी मरहले पे ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रहा। अच्छा, ये बात मानते हो कि ये जो डिसबर्समेंट है मैं दिसंबर तक बनाऊंगा ना, मैं अगर दिसंबर तक बनाऊंगा, ये डिसबर्समेंट कभी भी इस 2.4 मिलियन से एक्सीड नहीं करेगी। इस बात को मानते हो? विल नॉट एक्सीड 2.4 मिलियन, क्योंकि ये तो अलग अलग मरहले में हुई है ना। वो क्या रहा है पता है? पूरे साल के मरहले में देखो कितना ज़्यादा बैलेंस रहा था, कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस मैक्सिमम गया था। बात समझ आती है? ये तो रिकवरी के बाद क्लोजिंग इतना बचा है ना। आपसे वो बोल रहा है ये बताओ आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रहा था किसी भी मरहले में पूरे साल के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ आती है? क्योंकि आप तो ये कह रहे होंगे ना, देखो एक नॉर्मल बच्चा देखेगा बोलेगा सर 3.3 मिलियन मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा। नहीं भाई, आप देखो ना, लोन डिसबर्स कर रहा हूँ फिर रीपेमेंट भी हो रहा है, तो आपने देखना पूरे साल में मैक्सिमम कितना गया था, मैक्सिमम कितना गया था। एग्रीड? अच्छा, ये इसलिए है क्योंकि कंपनी ये टोपी ड्रामे करती है शेयर होल्डर को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उसको लोन देती है, आखिर दिन में उस पर ले लेती है वापस। यस, आखिरी। अच्छा, वैसे जैसे रजा कह रहे हैं ना यहाँ पे, मीन्स सर हर मंथ की क्लोजिंग को देखेंगे, वैसे हर दिन की क्लोजिंग को देखना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है? हाँ जी, मंथ की क्लोजिंग को देखना चाहिए या ईयर डे के क्लोजिंग को, हर दिन की क्लोजिंग को देखना चाहिए वैसे, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखने के लिए कि किसी भी दिन पे कितना ऊपर गया था। अच्छा, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट नहीं है, बताऊं क्यों? क्योंकि ये डेली बेसिस पे तो अकाउंटिंग हो रही होती है ना। क्या कहते हैं आप लोग? भाई डेली बेसिस पे तो अकाउंटिंग हो रही होती है ना, तो आपके पास लेजर में बैलेंस तो आ रहा होता है, डे का बैलेंस आ रहा है, सॉफ्टवेयर होता है, डे का बैलेंस आता है। आप डे पे मैक्सिमम का फिल्टर लगाएं, सबसे ऊपर वाला उठा के दे देगा आपको। क्लियर है? तो हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। शफक, बात क्लियर है? ओके, तो पहले बताओ ये मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब समझ आया? मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस का कि कितना आउटस्टैंडिंग रहा, ये सिर्फ इसलिए ताकि टोबी ड्रामे नहीं करे कंपनी यार। मतलब कंपनी बिला वजह ये करती है कि फजूल में लेके बैठी रहेगी, लोन देती रहेगी, आखिर में रीपेमेंट ले लेगी, बोलेगी देखो इतना सा बैलेंस है। ओ भाई, इतना सा बैलेंस तो है, पूरे साल में कहाँ तक गया सही है तो देखो। और अच्छा, ऐसे डिस्क्लोजर से तो ऐसा लगता है कि 2.4 मिलियन दिए और 2.4 मिलियन वापस भी ले लिए, पर भाईजान आप ये तो देखो ना, 2.4 मिलियन जो दिए थे वो कब दिए थे, वापस कब दे रहा है वो। यस, 365 डेज में किसी दिन सबसे ज्यादा, वो देखना है हमें। पहले बताओ बात समझ आती है? रीड करें, रीड करें इसको, जल्दी बताओ, रीड करें, रीडिंग करें इसकी। आ जाओ जल्दी से। हमने कहा विथ रिगार्ड टू लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स द फॉलोइंग शेल बी डिस्क्लोज। अब आपको इजीली समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। ये देखो, द पर्पस फॉर विच लोन्स और एडवांसेस वर मेड। समझ आता है मैंने क्या बताया था? पर्पस क्या बोला था मैंने? एग्जाम्पल बताओ मेरी वाली, क्या पर्पस था? प्लीज बताओ क्या पर्पस था मेरा जो मैंने बताया था, जल्दी बताओ। पर्पस क्या था? हाउसिंग, घर, वेरी गुड। रिकंसिलिएशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एट द एंड, क्या ये भी बताया था मैंने? ऐसा है? आगे, इन केस ऑफ एनी लोन और एडवांसेस ऑब्टेन प्रोवाइडेड एट द टर्म्स अदर देन आर्म्स लेंथ बेसिस रीजंस देयर ऑफ शेल बी डिस्क्लोज। भाई अगर मार्केट में रेट चल रहा है 22%, आपने 5% क्यों दिया हुआ, उसका रीजन देना पड़ेगा। रीजन क्या हो सकता है? कंपनी की पॉलिसी हो सकता है, कंपनी की पॉलिसी रीजन।
भाई कंपनी ने पॉलिसी बनाई हुई है, एम्प्लॉय को फैसिलिटेट करना है, कर रहे हैं। वेरी गुड। आगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस टू एसोसिएट एंड रिलेटेड पार्टी, वो कह रहा है कि भाई अगर लोन एंड एडवांसेस एसोसिएट या रिलेटेड पार्टी को दिया हुआ है तो ये भी शुरू करना, नेम ऑफ ईच एसोसिएट एंड रिलेटेड पार्टी। अच्छा, अब अगर यहाँ पे रिलेटेड पार्टी होता तो आप यहाँ पे जैसे अगर ये नोट नंबर 8 है अज्यूमिंग, तो आप यहाँ पे 8.3 करके ब्रेकअप बताते कि रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी इसके अंदर शामिल है और किस किस को दिया हुआ है। पहले बताओ, मेरी कहानी समझ आती है कि अगर पेरेंट होती, सब्सिडरी होती, उसका नेम आता, उसका बैलेंस आता, वो सारी चीज़ें। देखो यही तो कह रहा है, द नेम ऑफ ईच एसोसिएट एंड रिलेटेड पार्टी जिसको लोन दिया हुआ है। टर्म्स कौन कौन से, उनके अलग अलग टर्म्स की ब्रैकेट बना के उसके आगे उसके टर्म्स लिख सकते हो कि उसको कितने परसेंट पे दिया हुआ है। जल्दी बताओ, लिख सकते हो। फिर उसी के आगे, उसी डब्बे के अंदर, उसी के आगे, उसी डब्बे के अंदर क्या उससे कोई सिक्योरिटी ली हुई है वो लिख सकते हो। यानी फॉर एग्जांपल आपने कहा इसके नीचे मैं एक डब्बा बनाऊं, सही है, और मैं कहूं रिलेटेड पार्टी, ये सब नोड है ना 8.3, ये सब नोड है। मैं यहां पे कह रहा हूं कि पेरेंट, सही जी, हमारी पेरेंट हमारी सब्सिडरी भी हो सकती है, हमारी एसोसिएट भी हो सकती है, जो भी है। यहां पे आप लिखेंगे लोन अमाउंट। अच्छा, क्या इन सब का लोन अमाउंट का टोटल ऊपर वाले लोन अमाउंट के टोटल से मैच होना चाहिए मेरे बच्चों? जल्दी बताओ, होना चाहिए ना ऊपर वाले से, खाली यहां ब्रेकअप आएगा उसका। अच्छा, फिर लोन अमाउंट के बाद, लोन अमाउंट के बाद मेरे बच्चों आप यहां पे लिखेंगे टर्म्स। हाँ भाई, टर्म्स के बाद क्या लिखेंगे? कोलेट्रल। अगर कोई सिक्योरिटी ली हुई है आपने उससे, तो ये आसान तो है यार, आसान तो है, खाली ब्रेकअप तो बनाना है नीचे। आप देखो तरीका सिखा दिया मैंने, बस ये कह रहा हूं, कॉपी पेस्ट कर देना यहां पे। क्लैरिटी है बच्चों? जल्दी बताओ, आसान है, गुड। चलें आगे। फिर वो बोल रहा है मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एनी टाइम। ये वाली बात समझ आती है? ये वाली बात बताने की नीड तो नहीं है वापस? हाँ जी, बात समझ आती है। अच्छा, उसके अगेंस्ट अगर आपने कोई प्रोविजन किया हुआ है क्या वो बताओगे? और अगर कोई राइट ऑफ किया है तो वो अलग से बता देना। एग्रीड है? तो ये हिसाब किताब है। हाँ जी मेरे बच्चों, अब एक सवाल देता हूं तुम्हें, ये रहा स्क्रीन पे। अच्छा देखो, मैंने तुम्हारे लिए कोशिश ये की है कि यार मैं तुम्हारे लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ आसान कर दूं। मुझे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, ये नोट जो मैंने बनाया और ऊपर की अंग्रेजी को कनेक्ट कर पा रहे हो? व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली? कनेक्ट कर पा रहे हो? यस, ओके, गुड, वेरी गुड, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। आ जाओ जी, गुड। चलें, अब देखिए मैंने सवाल ऐसा बनाया है और मैं आपसे कुछ पूछता हूँ चीज़ें, इसमें आप मुझे बताएंगे, सही है जी? हाँ, थ्योरी बोर नहीं करिए ना, वेरी गुड, वैसे ही लेके चलेंगे इसको आगे हम। आगे, फॉलोइंग डिटेल्स have been extracted from loans and advances management information system as at 31 दिसंबर 2021। ये लोन अमाउंट दी हुई है सबकी, पराचा, नसीर, जैदी, गौहर, आबरू, रजा, मुर्तजा, ये सब दिया हुआ है आपको। क्या ये क्लोजिंग बैलेंसेज हैं? यस और नो में जवाब दो। क्लोजिंग बैलेंसेज हैं? हाँ जी। ओके, तो ये सैलरी, बेसिक सैलरी क्यों दी हुई है पर मंथ? मुझे ये नहीं बात समझ आ रही, बेसिक सैलरी क्यों दी हुई है पर मंथ? एग्जीक्यूटिव निकालने के लिए। कर लोगे पता? वैसे ही पूछ रहा हूं। वेरी गुड। चल अब देखें, ये सवाल आप लोगों के लिए बनाया है कि आप पूरा इसको करके बताएं। अच्छा ये देखें, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन्स टू एग्जीक्यूटिव वर, ये दिया हुआ, तो एग्जीक्यूटिव का ओपनिंग बैलेंस आ गया। इनकी रीपेमेंट भी आपको दी हुई है, वो ये रही। फिर ओपनिंग बैलेंस अदर एम्प्लॉयज के दिए हुए। फिर वो कह रहा है टोटल अमाउंट ड्यू विद इन 12 मंथ्स, ये थी मैक्सिमम। और ये देखें टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू एग्जीक्यूटिव एट एनी मंथ, मैक्सिमम अमाउंट वो ये आ रही है।
मुस्तफ़ा कह रहे हैं सर लास्ट के 3 बंदे एग्जीक्यूटिव हैं, पक्की बात है? उनकी सैलरी 1.2 मिलियन से ऊपर जा रही है। हाँ जी, लास्ट के 3 चौरंगियों की। चलें, मुझे जल्दी से आप ये डिस्क्लोजर बना के दें, ऐसा वाला, ऐसा वाला बन जाएगा, बन जाएगा अभी। यस गुड, चलें आ जाएं, चलें जी जल्दी शुरू हो जाएं। यही इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे आ रही है, जल्दी से करके दिखाएं। ये रिक्वायरमेंट दोनों के लिए, नॉट ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी बट बोथ। सही है, ये जेनरिक रिक्वायरमेंट है। रजा क्लियर है? नहीं तो अगर मेरी जान, अगर 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 ये 5th शेड्यूल में लग रहा है तो इन एनी केस 4th में तो लग ही रहा है ना। उसमें ज़्यादा होती है ना, इसमें कम होती हैं। सही है। चलो जी जल्दी से।
हाँ जी, पहला वाला वो बेसिक नोट बन गया ऊपर वाला। यस, चलें। और रिकॉन, रिकॉन का क्या हुआ, रिकॉन बन गई? बन रही है, ओके ओके, बनाए बनाए, बताएं तो फिर हम इसको सॉल्व करें। डन हो गया हुज़ैफ़ा? चलें जी, अब हम देख लेते हैं कि हमें इसको किस तरीके से टैकल करना है। चलिए जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको दिखा दूं कि हमारी डिटर्मिनेशन थी कि कौन कौन से एग्जीक्यूटिव्स हैं। ये देखो, ये मैंने ऑलरेडी की हुई है वर्किंग। मैंने सिंपली क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे इन लोगों की बेसिक सैलरी रखी पर मंथ, उसको 12 से मल्टीप्लाई किया। मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे इन सबको देखूं अगर, इन सबको देखूं अगर, सही जी, ये एनुअल सैलरी आ रही है मेरे पास। मुझे बताओ क्या इन सब की सैलरी 1.2 मिलियन से ज़्यादा है? 1.2 मिलियन से ज़्यादा है, यस। तो ये तीनों के लोन एग्जीक्यूटिव में आएंगे। तो मुझे बताओ इनको अगर मैं सम करूं तो क्या मेरे पास ये हिसाब किताब कितना आता है, प्लस करके बताते हैं जल्दी से। इन सब का लोन जो कि सवाल से ही उठाया मैंने, ये रहा, सवाल से ही उठाया, कितना आ रहा है? इन सब का सम कितना आ रहा है बच्चों? 9317,887। ये आ गया हिसाब किताब 9317,887। देखो ये रहा, मैंने ये लिख दिया। इनका इसके अलावा जो हैं ये वाले, ये आ गए अदर एम्प्लॉयज़, कोई मसले वाली बात नहीं है, आ गए अदर एम्प्लॉयज़। सही जी, वो ये आ गया सम। अच्छा, इन दोनों का सम बनता है मेरा टोटल रिसीवेबल, टोटल एडवांस रिसीवेबल। वेरी गुड। इसमें से मैंने 12 महीने वाले माइनस किए, वो 12 महीने वाले वो ये है ना, 12 मंथ्स में जो ड्यू हो रहे हैं, 1456, ऐसा है। ये हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया ये वाला अमाउंट। कितने लोगों ने ये सही किया है, परफेक्शन के साथ किया है, ऐसे ही किया है, हो गया था। वेरी गुड, वेरी गुड फिजा, वेरी गुड शफक, आयशा, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, बेहतरीन। अब हमें बनानी है इसकी रिकॉन। अच्छा, अगेन देखो यार, अगर इसकी नॉलेज है ना, सवाल आने दो भाई, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, फ्री के नंबर हैं। चलो 12 महीने वाला नहीं किया था, अब याद रखना। चलें आगे। अब हमने कहा कि यार चलो अब हम देखते हैं इसके आगे का कार्यक्रम। ये आ रही है रिकॉन। अच्छा देखो, मैंने सबसे पहले ये क्लोजिंग बैलेंसेस तो फ्रॉम अबव शेड्यूल उठा लिए, ये रहे 9317, और ये आ गया। इसने रीपेमेंट बताई है आपको, ये रही एग्जीक्यूटिव्स की, ये रही, और अदर एम्प्लॉयज़ की ये रही। मैंने सिंपल सिंपल यहाँ पे रीपेमेंट रख दी, ये रही।
जब मैं ऊपर लेके गया मैंने कहा रीपेमेंट से पहले का बैलेंस ये आ गया। ओपनिंग मुझे गिवन है सवाल के अंदर, ओपनिंग मुझे गिवन है सवाल के अंदर। अच्छा जब ओपनिंग गिवन है तो उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, वो ये रहा 9000441 और यहाँ पे आ रहा है 6515496, ये रहा। तो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल ली सर डिसबर्समेंट। क्लैरिटी है, क्लैरिटी है। अब देखें नीचे क्या लिखा मैंने, दीज आर सब्सिडाइज्ड लोन्स एट द रेट ऑफ 5% एज पर द कंपनीज पॉलिसी। बात समझ आ रही है? और ये भी यहीं से तो लिखा है हमने, दीज आर subsidized loans at the rate of 5% as per the company's policy. Loans have been granted for the purpose of building and are secured against this. इसमें एक चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है? सवाल से कॉपी पेस्ट है, क्या मिसिंग है इसके अंदर? मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस। हाँ जी यही है, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस at any time during the year was rupees, हाँ जी बच्चों कितना है बताते हो? आपने तो लिखा था, कितना आ रहा है मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस? 94040। चलें जी, हमने कहा 940 030, यही आता है। हो गया सवाल, मिल गए फ्री के नंबर, आने दो उसको, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको लोन्स एंड जो अदर रिसीवेबल्स हैं हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ उसका प्रॉपर आइडिया हो जाता है। क्लैरिटी है मेरे बच्चों? ईजी है ना? वेरी गुड। तो ऑब्वियसली अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल तुम खाली बुक खोलो और बुक को रीड करोगे, मतलब यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट, क्योंकि अनलेस कि तुमने प्रैक्टिकली अप्लाई किया हो। तो अगेन अब देखो, अगर सिर्फ ये अंग्रेजी रीड करते तो आई थिंक इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू प्रिपेयर अ डिस्क्लोजर, राइट? शुक्रिया जी। चलें अब आ जाओ, एक पास पेपर दिखाता हूं तुम्हें इसका। ये देखो, विजिबल है आप लोगों को? ओके अब देखो, कह ये रहा है कि एक लिस्टेड कंपनी है जिसने ये डिस्क्लोजर बनाया है, वो कह ये रहा है कि यार इसमें गलतियां आइडेंटिफाई करो, जल्दी करो ताकि ख़त्म करेंगे ये वाला डिस्क्लोजर, ख़त्म करें ज़िंदगी से, जल्दी बताओ गलतियां आइडेंटिफाई करनी है इसमें। आइडेंटिफाई एरर इन द अबव प्रिपेयर्ड डिस्क्लोजर। हाँ जी, एग्जीक्यूटिव एंड अदर एम्प्लॉय सेपरेट नहीं है, वेरी गुड। चलें जी, पहला ये बताया गया हमें कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एंड अदर एम्प्लॉय सेपरेट नहीं है। दूसरा करंट पोर्शन, वेरी गुड, करंट पोर्शन नहीं बताया हुआ। आगे बताओ, रिकॉन में भी मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस, वेरी गुड। हाँ जी आगे, पर्पस एंड टर्म्स, वेरी गुड। बेहतरीन हो गया जानी। रीपेमेंट पीरियड नॉट डिस्क्लोज, 2020 का क्लोजिंग 2021 का ओपनिंग मैच नहीं है, वेरी गुड शफक, वेरी गुड। देखो भाई, ये जो आपके पास ओपनिंग है ये यहाँ से शुरू होना चाहिए, क्या कहते हो?
ओपनिंग क्लोजिंग मैच नहीं है ना, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। क्लोजिंग ऑफ लास्ट ईयर नॉट इन लाइन विथ करंट ईयर ओपनिंग। हाँ भाई, फ्री के नंबर हैं, सीधे सीधे सिर्फ बता दो ये भंड है इसके अंदर। चलें, दैट्स रियली गुड। तो आज की क्लास को यहाँ तक रखते हैं, सही जी। अगली क्लास में नया डिस्क्लोजर करेंगे, हो सकता है मैं कैलकुलेशन वाला सवाल भी कराऊँ, तो प्लीज़ प्रिपेयर होकर आइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जज़ाकल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।